हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम बीपीएससी 142, इस बुक का नाम है वैश्वीकरण की दुनिया में भारत की विदेश नीति। इसका फर्स्ट यूनिट लेंगे और फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो इसे फर्स्ट यूनिट का नाम है भारतीय विदेश नीति का विकास। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति की उत्पत्ति की विवेचना करें। यानी कि भारत में जो विदेश नीति की शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में बताना है। तो देखिए, हमारा जो भारत देश था वो अंग्रेजों का गुलाम रहा है। जब अंग्रेजों से आजादी मिली तब हमारे देश का संविधान बना और तभी विदेश नीति के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया। तो इसमें बताया जाएगा कि जो भारत की विदेश नीति है उसकी शुरुआत स्वतंत्रता से पहले ही हो चुकी थी। हमारा जो भारत है उसको स्वतंत्रता मिली 1947 में, लेकिन जो विदेश नीति की शुरुआत थी वो 1932 में ही शुरू हो गई थी। मतलब विदेश नीति का ख्याल लोगों के दिमाग में आने लगा था और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक विदेश नीति का विभाग बनाया। विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय जिसको हम कह सकते हैं, विदेश नीति जिसमें विदेश नीति बनाई जाती है। तो उन्होंने वो बनाने का फैसला किया और इस विभाग को इन्होंने बनाया और उसका जो अध्यक्ष बनाया, इन्होंने सचिव बनाया, वो थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया को इन्होंने उसका अध्यक्ष बनाया। अब देखिए, किसी भी देश को विदेश नीति की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि वो एक दूसरे के साथ उनके संबंध अच्छे हो सके, एक दूसरे के साथ वो व्यापार कर सके। तो इसलिए किसी भी देश, जैसे कि हमारा देश है भारत, भारत किसी अमेरिका के साथ व्यापार करेगा किसी चीज का, जैसे कि मिडिल एशिया के जो कंट्रीज है वहां से तेल लिया जाता है, इराक, ईरान, यहाँ से तेल लिया जाता है। तो भारत को अगर उनके साथ व्यापार करना होगा तो वो तेल के लिए करेगा, और भारत के साथ भी कई सारे देश व्यापार करते हैं। तो विदेश नीति की जरूरत इसलिए होती है ताकि लोग एक दूसरे के साथ व्यापार कर सके और अपनी जो जरूरतें हैं, जो देश है वो अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। तो इसलिए हमें विदेश नीति की जरूरत पड़ती है। तो इसमें बताया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल प्रकृति के कारण विदेश नीति एक प्रमुख मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो विदेश नीति है वो विदेश नीति एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है, बहुत बड़ा प्रमुख मुद्दा है ये। अतः वैश्वीकरण के युग में कोई भी देश विश्व के अन्य देशों से अलग रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। मतलब कि अगर किसी देश को अपना विकास करना है तो उसे विदेश नीति बनानी पड़ेगी, विश्व के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, उनके साथ व्यापार करना पड़ेगा, तभी वो अपना विकास कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि हम खाली अकेले अकेले बैठे रहेंगे तो हमारा विकास हो जाएगा, खुद ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जब हम दो चार लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, समझेंगे और उनसे लेन देन करेंगे, तभी तो हमारा व्यापार, मतलब हमारा विकास होगा। व्यापार भी तभी तो हो पाता है जब व्यापारी एक दूसरे से जगह जा जाकर घूम घूम कर अपने सामान को बेचते हैं। तो इसमें भी यही बताया जा रहा है। इसी कारण विश्व के सभी देश आपसी सहयोग से एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिसके लिए विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इस पूरे पैराग्राफ में मैंने वही बताया जो इसमें लिखा था। तो आप लोग इसका, अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद है भारत की विदेश नीति की उत्पत्ति। तो कहाँ से हुई? तो इसमें बताया जाएगा। तो जो ब्रिटिश शासन था, उस समय ब्रिटिश शासन के हम गुलाम थे, भारत गुलाम था। तो ब्रिटिश अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धकेलना चाहता था। लेकिन भारत ने क्या सोचा कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो जाएंगे, लेकिन हम अपने मकसद के लिए जाएंगे, ताकि हम, और मकसद क्या था भारत का? स्वतंत्रता। तो भारत ने सोचा कि हम स्वतंत्रता पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। हम ऐसे मुद्दों को उठाएंगे जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, जैसे कि रंग भेद हो गया, नस्ल भेद हो गया। ये सारे मुद्दे जो थे, ब्रिटिश जिसको भी अपना गुलाम बनाते थे ना, तो वो रंग भेद की पॉलिसी अपनाते थे, नस्ल भेद की, जाति भेद की, ये सारी पॉलिसी अपनाते थे। तो भारत ने सोचा कि हम इन सभी चीजों को, इन सभी जो हमारे साथ भेदभाव होता है, इसको खत्म करेंगे और इसके जो है हम इसके लिए आवाज उठाएंगे विश्व स्तर पर। तो पहले तो भारत में कुछ समस्याएं आई, लेकिन बाद में जो भारत की जो समस्याएं थी उसने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने उन समस्याओं को रखा और अपनी सारी चुनौतियों को रखा और अपने विचारित, अपने जो सुविचारित पक्ष थे, निश्चित और सुविचारित पक्ष थे, वो भी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने रखे। अब इसके बाद भारत का यही था कि भारत ये चाहता था कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, जो कि ब्रिटिश लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे, तो वो नहीं होना चाहिए। तो भारत इसके खिलाफ आवाज उठा रहा था। तो भारत ने ये कहा कि इन सबका अंत होना चाहिए। और इसी तरह भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उन समस्याओं पर विचार कर रहा था जो पूरे विश्व में मौजूद थी। ब्रिटिशर्स, अभी मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स जिसको भी अपना उपनिवेश बना देते थे, उसको अपना साम्राज्य बना लेते थे, उनको लूटते थे और उनके साथ उनकी बहुत बुरी दशा होती थी। तो भारत नहीं चाहता था कि जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और के साथ भी हो। तो इसलिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसके खिलाफ आवाज उठाई।
अतः भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे विभागीय संगठन का निर्माण करना चाहता था जो उपनिवेशवाद के विरुद्ध हो। तो इसीलिए ही भारत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आगे आया। ब्रिटिशर्स ने जो अपने मकसद के लिए भारत को राष्ट्रीय राजनीति में धकेला था, लेकिन भारत ने अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया। ऐसे में कांग्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा बड़े पैमाने पर ब्रिटिश शासन की आलोचना की। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री और साथ ही विदेश मंत्री भी बने। आपको पता है, जब हमारे जो भारत के फर्स्ट पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहले विदेश मंत्री भी वही थे। और उस समय में हमारा जो भारत था वो बहुत ज्यादा मजबूत था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी नेहरू जी की ही सरकार थी, और नेहरू जी ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी अपने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बनाते थे। तो विदेश मंत्री थे तो इसलिए संबंध बनाएंगे। विदेश मंत्री बनने के बाद नेहरू जी के विदेश नीति के दृष्टिकोण और ज्यादा स्पष्ट हो गए। स्वतंत्रता के समय शीत युद्ध शुरू हो चुका था। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, आपको पता होगा 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, और 1945 में कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, शीत युद्ध शुरू हो गया था। तो उसके बारे में ये विश्व दो गुटों में बढ़ गया था। और दो गुट कौन कौन से थे? एक तो यूएसएसआर का था, दूसरा अमेरिका का था। लेकिन जो हमारे पीएम थे, भारत के पीएम जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता एक ऐसा गुट था जो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, वो स्वतंत्र रहा। क्योंकि जो भी देश यूएसएसआर में या फिर अमेरिका के संघ में जुड़ रहे थे, तो वो लोग उनके गुलाम की तरह बन रहे थे, उनके उपनिवेशी बन रहे थे। तो नेहरू जी ने कहा कि अभी तो हम उपनिवेशवाद से छुटकारा मिला है, हम फिर से उनके गुट में शामिल हो जाएंगे तो हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और जो देश आजाद हुए थे ब्रिटिशर्स से, उन सबको उस गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए कहा, और बहुत सारे 5 देशों ने मिलकर वो नीति अपनाई थी। यानी वे किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। जो मैंने अभी आपको बताया, उन्होंने अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाई तथा एशिया अफ्रीका के नए स्वतंत्र हुए राष्ट्रों को भी शामिल होने की सलाह दी, और उनके इन राष्ट्रों के साथ मित्रता व एकजुटता को बढ़ाया, जो मैंने अभी आपको बताया। एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश थे, 5 देश थे। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम भारत स्वतंत्रता आंदोलन और विदेश नीति मूल्य। तो हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक आएगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और विदेश नीति के मूल्य। तो भारत में जब आजादी के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे, तब भारतीय विदेश नीति के मूल्य दिखाई देने लगे थे। जब 1947 से पहले स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे, तो भारत की विदेश नीति के लिए तो पहले ही विभाग बन चुका था, तो तभी विदेश नीति के मूल्य दिखाई देने लगे थे। अब इसमें बताया जाएगा कि भारत का दर्शन, संस्कृति तथा कई सौ सालों का इतिहास भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। अतः भारत की दार्शनिक और बौद्धिक परंपरा को लेकर कई सारी पहेलियां तथा विरोधाभास है। तो हमारी जो विदेश नीति बनाई गई, उसमें पांच छह चीजें थी, जिनको हम कह सकते हैं कि हमारी विदेश नीति के उद्देश्य हैं। और जैसे कि पहला है हमारा गुट निरपेक्षता के लिए आंदोलन चलाया गया, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाए, और उपनिवेशवाद का अंत किया गया, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, संप्रभुता मतलब कि निर्णय लेने की शक्ति हमारे पास ही थी, कि कोई और हमारे निर्णय नहीं लेगा। आईएनसी की राष्ट्रीय, आईएनसी मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो राष्ट्रीय, उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्वतंत्रता आंदोलन में। क्योंकि भारत का कोई सटीक इतिहास नहीं है, तो उसमें यही बताया जा रहा है कि भारत का जो इतिहास है वो भाईचारे का रहा है। इसलिए भारत ने सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता की नीति सबको साथ लेकर चलने की नीति थी। सबका भला हो, सबका विकास हो, सबके जो गुलाम है ब्रिटिशर्स का, वो सब आजाद हो सके। आधुनिक समय में ब्रिटिश शासन ने कई महत्वपूर्ण तरीकों से भारत के विश्व दृष्टिकोण को आकार दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने न सिर्फ अपनी स्वतंत्रता को, बल्कि अफ्रीका तथा एशियाई और औपनिवेशिक देशों की स्वतंत्रता को भी समर्थन दिया, तथा भारत इन सभी देशों के लिए उत्प्रेरक बना। जो मैंने अभी आपको बताया, भारत ने इन सभी देशों को एक आधार दिया कि वो भी अपने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठा सके। भारत का मानना था कि जब तक उपनिवेशवाद और नस्लवाद अफ्रीका और एशिया में रहेगा, तब तक वे भारत की स्वतंत्रता के लिए भी खतरा रहेगा। अतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक लोकप्रिय आंदोलन था। भारत को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि एशिया और अफ्रीका, जो भारत है वो भी एशिया में ही, और अफ्रीका एशिया के पास वाला ही कॉन्टिनेंट है। तो इसलिए भारत को ऐसा लगता था कि जब तक उपनिवेशवाद यानी कि साम्राज्यवाद, जब तक वो एशिया और अफ्रीका में रहेगा, तो भारत को भी उससे खतरा होता रहेगा। अफ्रीका जो है वो उसके पास में ही, भारत के पास में, ज्यादा दूर नहीं है। तो अगर अफ्रीका के लोग खतरे में होंगे तो भारत भी अपना विकास नहीं कर पाएगा, भारत को भी खतरा होगा। भारत अफ्रीका के लोगों के साथ अपना अगर व्यापार करेगा तो उसका भी विकास होगा। तो इसलिए भारत ने अपना एक लोकप्रिय आंदोलन चलाया, बहुत बड़े पैमाने पर अपना स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। जवाहरलाल नेहरू भारतीय विदेश नीति के मार्गदर्शक थे। अतः आजादी के बाद नेहरू जी ने एक
भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा, हम नस्लवाद की नाजी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे वह कहीं भी हो और किसी भी रूप में अभ्यास किया जा सके। तो नेहरू जी जो थे, जब वो हमारे पीएम बन गए थे, तो उन्होंने अपना पहला भाषण दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो नस्लवाद को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं, नस्लवाद, उपनिवेशवाद, इन सबको खत्म करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में और कहीं भी हो। अतः इस तरह भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा समानता, स्वतंत्रता व संप्रभुता को भी बढ़ावा दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा कि जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था और विदेश नीति थी, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या भूमिका थी। तो ये टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। तो इसमें हम देखेंगे ब्रिटिश शासन ने न्यायिक प्रणाली, भारतीय सिविल सेवा और प्रशासनिक संरचना, जाति और धार्मिक पहचानों की जनगणना प्रणाली, रेलवे की शुरुआत, डाक प्रणाली, कराधान प्रणाली, नई कृषि फसलों की शुरुआत, कपड़ों की स्थापना, मिलें और कारखाने आदि का भारत पर प्रभाव पड़ा। मतलब इन सब की स्थापना जो की थी वो ब्रिटिश शासन ने की थी, जिसका भारत पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा। भारत का डेवलपमेंट हुआ इन सब चीजों से। ऐसा नहीं है ब्रिटिश शासन ने भारत को सिर्फ लूटा ही है, उन्होंने भारत के विकास करने के लिए बहुत सारे काम उठाए थे, जैसे कि रेलवे की शुरुआत की थी, कराधान प्रणाली, कपड़े की स्थापना के लिए मिलें लगाई थी उन्होंने, कृषि फसलों की शुरुआत की थी। तो ये सारे काम उन्होंने किए थे जिसका भारत पर प्रभाव पड़ा। भारत का ब्रिटिश उपनिवेश बनने से भारत का भी लाभ हुआ था और भारत को देश संचालन की प्रणाली का पता चला। इसी परिणाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उभरती राष्ट्रीय चेतना थी। तो जिस तरह से इन्होंने अपनी एक व्यवस्था बना ली थी ब्रिटिशर्स ने भारत को चलाने के लिए, तो इससे जो वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसको मदद मिली। भारत की एक प्रणाली उन्होंने वो जो बनाई थी उसको, व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मदद मिली और उन्होंने उसी के अनुसार अपना काम किया, उसी के अनुसार अपने देश को और अच्छी तरह से चलाने के बारे में सोचा और चलाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सत्र होता था जिसमें विचार विमर्श होते थे। बड़े नेता इस अधिवेशन में भाग लेते थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसमें उठाया जाता था। 1919 के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तो हर साल हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी 1985 में। तो 1985 से लेकर जब तक हमारा देश आजाद हुआ, जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हर साल वार्षिक सत्र होता था, उसमें विचार विमर्श होता था। हर जो नेता था वो अपने अपने मुद्दे रखा था कि उसको क्या क्या काम करने चाहिए और अपने जो विचार होते थे वो पेश किए जाते थे उसमें। तो इसी तरह हर मुद्दे को सुलझाया जाता था। और इसी तरह 1919 में भी अब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन जो था उसका समर्थन किया था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ही था जिसमें उन्होंने समर्थन किया था। अब इसके बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन ने 2 सिद्धांतों की बात की, सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा में। ये दोनों सिद्धांत भारतीय विदेश नीति के आधार बने। तो सार्वभौमिक निरस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्र जो होते हैं उन पर रोक लगाना। तो वो चाहते थे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी वो चाहते थे कि सार्वभौमिक रूप से शस्त्रों पर रोक लगाई जाए और सामूहिक सुरक्षा यानी कि सभी की सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। तो इसके बाद 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ जिसमें कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्व शांति, सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता, नस्लीय समानता और साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के अंत को बढ़ावा देने का समर्थन करेगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सारे मुद्दे उठाए थे। सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता उनका प्रमुख मुद्दा था, नस्लीय समानता, साम्राज्यवाद का और उपनिवेशवाद का विरोध और विश्व शांति के लिए उन्होंने काम किए थे। तो इनके प्रमुख मुद्दे थे। 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ था ये अधिवेशन जिसमें उन्होंने कहा था। तो गाइज हम यहीं पर वीडियो फिनिश करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं इसमें कराऊंगी तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।